की इस वीडियो में हम समझेंगे व्हाट इज नार्सिसिज्म। नार्सिसिज्म एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सनैलिटी स्टाइल है जिसमें एक इंसान अपनी खुद की इमेज या खुद के फिजिकल अपीयरेंस या फिर खुद की जरूरतों में काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखाता है। तुम अपने आप को बहुत पसंद करती हो ना? बहुत। मैं अपनी फेवरेट हूँ। नार्सिसिज्म एक ट्रेट है जिसमें अलग अलग लेवल्स भी हैं, जैसे कि नॉर्मल लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म, हेल्दी लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म, एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म एंड मोस्ट एक्सट्रीम लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म। और इन लेवल्स की भी एक रेंज होती है फ्रॉम नॉर्मल टू अबनॉर्मल पर्सनैलिटी एक्सप्रेशन। इसलिए जो लास्ट वाला है, जो मोस्ट एक्सट्रीम वाला है, ये काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि दिस लेवल कैन लीड टू अ मेंटल इलनेस कॉल्ड नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। अरे बाप रे। आपने डार्क ट्रायड का तो नाम सुना ही होगा। डार्क ट्रायड एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट इंक्लूड्स 3 पर्सनैलिटी टाइप्स: नार्सिसिज्म, माचियावेलिनिज्म, साइकोपैथी। इस वीडियो में हम सिर्फ नार्सिसिज्म की बात करेंगे। अगर आपको बाकी दोनों टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ड नार्सिसिज्म, कि ये नार्सिसिज्म वर्ड आया कहां से। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ये जो टर्म है नार्सिसिज्म, इट कम्स फ्रॉम द रोमन पोएट ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, जो कि एक लैटिन नैरेटिव पोएम है और ये 8 AD में लिखी गई थी। द बुक 3 ऑफ दिस पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ नार्सिसस who was known for his beauty। तो कुल मिला के बात ये थी कि नार्सिसस पे सारी लड़कियां फिदा थी और अपनी तरफ से रोमांटिक प्रपोजल्स भी उनको ऑफर करती थी। जिंदगी हो तो ऐसी हो। लेकिन नार्सिसस भाई अपने ठहरे एकदम सख्त लौंडे, उन्होंने सबको रिजेक्ट कर दिया। और इसी रिजेक्शन में एक इको नामक माउंटेन निम्फ भी थी। निम्फ मींस फीमेल नेचर डीटी। एंड इसी रिजेक्शन से गॉड्स पनिश्ड नार्सिसस बाय मेकिंग हिम फॉल इन लव विद हिज ओन रिफ्लेक्शन इन अ पॉन्ड ऑफ वाटर। और जब नार्सिसस को पता चला कि भाई जिससे वो प्यार करता है, जो कि वो उसकी खुद की रिफ्लेक्शन ही है, इट कैन नॉट लव हिम बैक एंड स्लोली ही गेट्स वीक बिकॉज ऑफ दिस सैडनेस एंड इवेंचुअली डाइज। तो यहीं से फिर नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन हुआ। एक साइड नोट है, ग्रीक माइथोलॉजी में भी इस कॉन्सेप्ट का एक नाम है जिसको हम कहते हैं हुब्रिस नाम से। आई एम सॉरी अगर मैं प्रोनाउंस गलत कर रहा हूं तो। खैर मेन टॉपिक पे वापस आए तो लेट 1800s में ही आकर नार्सिसिज्म को एज अ साइकोलॉजिकल टर्म यूज किया गया और तब तक इसकी साइकोलॉजी में काफी डिफरेंट मीनिंग थे, जैसे कि abnormal sexual behavior, normal developmental stage and symptom in psychosis। What? Bro, what are you talking about, man? साल 1889 में पॉल नैक और हैवलॉक एलिस वो पहले साइकियाट्रिस्ट थे जिन्होंने नार्सिसिज्म को डिस्क्राइब किया है समवन हु सीज हिज बॉडी एज सेम वे एज ही विल सी द बॉडी ऑफ एन ऑर्डिनरी सेक्सुअल पार्टनर। और फिर साल 1911 में ऑटो रैंग ने पब्लिश किया फर्स्ट क्लिनिकल पेपर जहां नार्सिसिज्म को जोड़ा गया सेल्फिशनेस और सेल्फ एडमिरेशन के साथ। साल 1913 में अर्न्स्ट जोन्स लेकर आए थ्योरी ऑफ एक्सट्रीम नार्सिसिज्म और उसको उन्होंने नाम दिया एज गॉड कॉम्प्लेक्स, जिसको हम एज ए कैरेक्टर फ्लॉ यूज करते हैं। जोन्स का ये कहना था कि जिन लोगों को गॉड कॉम्प्लेक्स होता है वो काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट, सेल्फ इंपॉर्टेंट एंड सेल्फ एडमायरिंग होते हैं। और उसके बाद आते हैं सिगमंड फ्रॉइड साल 1914 में। वो अपने एक बड़े से ऐसे जिसका टाइटल है ऑन नार्सिसिज्म एंड इंट्रोडक्शन, उसमें अपनी थ्योरी ऑफ नार्सिसिज्म देते हैं। इस थ्योरी में फ्रॉइड का ये कहना था कि एक लेवल तक नार्सिसिज्म सब में होता है बाय बर्थ, जिसको उन्होंने नाम दिया प्राइमरी नार्सिसिज्म, जो कि हेल्दी रहता है। टाइम के साथ साथ इट इवॉल्व्स इन लविंग अदर्स। उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी नार्सिसिज्म सेकेंडरी नार्सिसिज्म तब बनता है जब लोग दूसरों के प्रति प्यार दिखाने की बजाय खुद से खूब ज्यादा प्यार करने लगते हैं। इसकी वजह से वो लोग दूसरों में अनइंटरेस्टेड हो जाते हैं और सोसाइटी से खुद को कट ऑफ कर लेते हैं। फिर साल 1925 में रॉबर्ट वॉल्डर आते हैं जो कि नार्सिसिज्म को एज अ पर्सनैलिटी ट्रेट कंसीडर करते हैं। उनकी डेफिनेशन के हिसाब से वो लोग जो खुद को दूसरों से ज्यादा ऊपर समझते हैं, खुद को ज्यादा एडमायर करते हैं और जिनमें एम्पैथी की भावना कम होती है, दे आर नार्सिसिस्टिक पीपल। और रॉबर्ट वॉल्डर की यही डेफिनेशन है जो कि कॉमनली आजकल नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद साल 1939 में केरन हॉर्नी नार्सिसिज्म की रेंज को डिफाइन करते हैं फ्रॉम हेल्दी टू एक्सट्रीम केसेस ऑफ नार्सिसिज्म, जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी करी थी वीडियो के। साल 1979 में ही आम जनता नार्सिसिज्म को अपनी डेली लाइफ में यूज करने लगी जब क्रिस्टोफर लाश ने द कल्चर ऑफ नार्सिसिज्म को पब्लिश किया। उसके बाद से सोशल मीडिया, टीवी मीडिया, न्यूज, ब्लॉगर्स, सेल्फ हेल्प ऑथर्स, दे ऑल हैव स्टार्टेड टू यूज द वर्ड नार्सिसिज्म। फिर अभी आप लोग सोच रहे हो कि यार ये नार्सिसिज्म तो बड़ी खराब चीज है, और हो सकता है आप शायद ये भी सोच रहे हो कि कहीं भाई आप खुद तो नार्सिसिस्ट नहीं। तो नार्सिसिज्म एक इंसान में होना बहुत ही नॉर्मल है और इसके काफी लेवल्स होते हैं। थोड़ा देर के लिए वहाँ पे गोटी मुंह में था। और एक हेल्दी अमाउंट ऑफ नार्सिसिज्म होना ही बहुत जरूरी है टू डेवलप अ मैच्योर सेल्फ एस्टीम एंड अ बेसिक सेल्फ वर्थ, व्हिच कैन आल्सो लीड टू अ गुड साइकोलॉजिकल हेल्थ। लेकिन डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म या फिर हाई लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म कैन आल्सो लीड टू डैमेजिंग बिहेवियर। और डिस्ट्रक्टिव नार्सिसिज्म के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे फीलिंग्स ऑफ एंटाइटलमेंट, एरोगेंट बिहेवियर, लैक ऑफ एम्पैथी एंड कंसर्न फॉर अदर्स। एंड एक्सट्रीम हाई लेवल्स ऑफ नार्सिसिस्टिक बिहेवियर कैन आल्सो लीड टू नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फ्रॉइड के हिसाब से ऐसा इसलिए होता है जब वी आर अनेबल टू लव अदर्स, लैक ऑफ एम्पैथी एंड अ नीड फॉर पावर। इनकंसिस्टेंट अर्ली चाइल्डहुड इंटरेक्शंस के होने की वजह से पीपल माइट डेवलप एक्सट्रीम हाई लेवल्स ऑफ नार्सिसिज्म व्हिच दे ट्राई टू कंपनसेट इन एडल्ट रिलेशनशिप्स। और नार्सिसिज्म भी काफी अलग अलग टाइप्स का होता है, जिसमें से कुछ एग्जांपल हैं
सेक्सुअल नार्सिसिज्म जैसे। ऐसे पैटर्न देखे गए सेक्सुअल बिहेवियर के जहां पे पर्सन फील्स इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेक्स एंटाइटलमेंट बाय हैविंग एडिक्शन और इंडल्जिंग इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और इसका कारण हो सकता है लो सेल्फ स्टीम होना या फिर ट्रू सेक्सुअल इंटीमेसी को ना सस्टेन कर पाना। सेकंड इज पेरेंटल नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनका चाइल्ड उनकी सेल्फ स्टीम और उनकी इमोशनल नीड्स के हिसाब से एक्ट करे, और इसके कारण एक बच्चा अपनी खुद की वांट्स और फीलिंग्स भी सैक्रिफाइस कर सकता है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन व्हाई दे आर नॉट एबल टू फॉर्म इंटीमेट रिलेशनशिप्स इन देयर एडल्ट लाइफ। अकॉर्डिंग टू सोशल लर्निंग थ्योरी, क्योंकि बच्चे सोशल बिहेवियर दूसरों को ऑब्जर्व और इमिटेट करके सीखते हैं, इस वजह से चिल्ड्रन माइट डेवलप नार्सिसिज्म जब वो देखते हैं कि दैट देयर पेरेंट्स ओवर वैल्यू। थर्ड इज वर्कप्लेस नार्सिसिज्म। जब आप वर्कप्लेस के पावर डायनामिक्स को मिसयूज करके खुद को केपेबल एंड एक्सेप्शनल प्रूव करना चाहते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड वर्कप्लेस नार्सिसिज्म। लेट्स से अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में काम करते हो और आपका बॉस थोड़ा आपके ऊपर अथॉरिटी दिखाता है और आपके ऊपर कंट्रोल दिखाता है, डिस्पाइट नोइंग दैट कुछ सिचुएशन में हो सकता है वो भी गलत हो, देन चांसेस आर हाई दैट दे हैव वर्कप्लेस नार्सिसिज्म। आपके कलीग्स या फिर आपके एग्जीक्यूटिव्स जो हैं, जो वर्कप्लेस पे काफी स्टेटस सिंबल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं और काइंड ऑफ फ्लॉन्ट करते हैं, जैसे महंगी गाड़ी, महंगा फोन, महंगा ऑफिस, घर जाएंगा या फिर दे लाइक गेटिंग अटेंशन और फ्लैटरी फ्रॉम अदर कॉलीग्स, देन चांसेस आर इट्स वर्कप्लेस नार्सिसिज्म। फोर्थ इज सेलिब्रिटी नार्सिसिज्म। सेलिब्रिटीज को ऐसी अटेंशन मिलती है सेलिब्रिटी ऑब्सेस्ड सोसाइटी से, फैन से, पापराजी से या फिर मीडिया से, तो सेलिब्रिटीज के दिमाग में सबकॉन्शियसली ये आ जाता है कि दैट दे आर वास्टली मोर इंपॉर्टेंट देन द अदर पीपल, और ये आइडिया नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज ले आता है सेलिब्रिटीज के अंदर। रॉबर्ट मिलमैन का ये कहना है कि व्हाट हैपेंस टू सेलिब्रिटीज इज दैट दे गेट सो यूज्ड टू पीपल लुकिंग एट देम दैट दे स्टॉप लुकिंग बैक एट अदर पीपल। एक और टाइप का नार्सिसिज्म होता है कलेक्टिव नार्सिसिज्म। ये एक इस टाइप का नार्सिसिज्म है जहाँ पे आप कलेक्टिवली एक कोई आपका कोई सोशल ग्रुप है जिसको आप काफी ज्यादा पसंद करते हो, तो आप उसको ज्यादा फेवर करते हो, उसके ऊपर ज्यादा आपका सेल्फ लव रहता है रादर देन दी अदर ग्रुप्स। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, आप कोई मेसी का जो कोई फैन क्लब है, आप उससे जुड़े हुए हो, तो आपके अंदर एक इन्फ्लेटेड सेल्फ लव होगा उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए rather than the other groups। और कलेक्टिव नार्सिसिज्म से एक और चीज देख सकते हैं, जो इंडिविजुअल कल्चर्स होते हैं, इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स होते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टडी की गई थी यूएस में, जहाँ पे पॉप सॉन्ग्स फ्रॉम 1987 टू 2007 का एनालिसिस किया गया, जहाँ पे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन का ज्यादा यूज दिखा, जैसे कि आई हो गया, माई हो गया, यानी कि सेल्फ पे फोकस ज्यादा रहने लगा, और उन वर्ड्स का यूज कम होना शुरू हो गया जो कि सोशल इंटरेक्शन और पॉजिटिव इमोशंस को दर्शाते थे। इसी टाइम के अराउंड एक नॉर्वेजियन पेपर ने एक लिंग्विस्टिक एनालिसिस किया और पाया कि इंडिविजुअलिस्टिक टर्म्स का यूज 70% बढ़ गया, और जबकि कलेक्टिविस्ट टर्म्स का 32% डिक्लाइन देखा गया। और 2002 और 2007 के पीरियड में नार्सिसिज्म टर्म का मीडिया में काफी ज्यादा यूज दिखने लगा, और यही सब कारण है कि नार्सिसिज्म और नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में पिछले 10 सालों में काफी ज्यादा अब इंटरेस्ट बढ़ चुका है। हालांकि इस टॉपिक के अराउंड काफी ज्यादा ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है, जिन पे डिबेट चल रही है कि हाउ शुड वी डिफाइन नार्सिसिज्म। प्रोफेसर जॉन गर्डरसन, हु वाज अ प्रोफेसर ऑफ साइकियाट्री एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, also known as the father of borderline personality disorder, was the harshest critic in these ongoing debates and wanted narcissistic personality disorder to be removed from diagnostic and statistical manual of mental disorders, citing that more research needed to be done for its formulation, description and definition. And this is narcissism explained simply to you. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उन्हें एजुकेट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर मुझे आपने ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं कर रखा है तो हैंडल्स आर हियर, यू कैन ऑल्सो फॉलो मी देयर। इस टाइप की वीडियोस आपको देखनी है, आपको इस साइड मिल जाएंगी। अगर आपको कुछ और टाइप का कंटेंट देखना है, आपको इस साइड मिल जाएगा। एंड विद दैट आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।